वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्क्रीन पे दिख रहा है कि इतिहास में हम प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। और आपको बता दो, ये यूथ पब्लिकेशन का जो है एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको इसमें मैं दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए सभी जो है, कभी देखिए इसमें दिख रहा है 2021 में पूछा गया, देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में, और एसएससी में नहीं कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है प्यारे साथियों। और साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी आपको मिलने वाला है, तो बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए हम इन सबको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है मौर्य कालीन इतिहास यानी मौर्य समाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्यारे साथियों बने रहें। देखिए पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है दशरथ, तीसरा है बिंदुसार और चौथा क्या है आप बताएंगे चंद्रगुप्त। तो इसमें से कौन सा आंसर, आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर भी करते रहें। तो इसका उत्तर आपको बता दें क्या हो जाएगा, बिंदुसार जो है किसका पुत्र था, तो बताएं चंद्रगुप्त का। और वहीं बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो बताएं अशोक था। इसमें देखिए आप देख सकते हैं, इसमें चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात या शत्रुओं का भक्षक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? यानी अंतिम मौर्य सम्राट के लिए कौन जिम्मेदार था? पहला सिमुक, दूसरा है वासुदेवकर्ण, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग और तीसरा कनिष्क। का उत्तर आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बताओगे बृहद्रथ क्या था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने, पुष्यमित्र शुंग ने किया था और शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग जो था किसका सेनापति, मुख्य सेनापति बृहद्रथ का मुख्य सेनापति था। और वहीं पर बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना रखी। अब बात करते हैं, इसने अशोक के कई स्तूपों तथा शिलालेखों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि ब्राह्मण था। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने किया था, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? प्रशासनिक, तो उत्तर हो जाएगा 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। अब इसमें देख लेते हैं, मौर्य काल में विशाल सेना का रखरखाव के लिए जाना जाता है। रोमन लेखक प्लिनी ने उल्लेख किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9000 हाथी, 30,000 घुड़सवार तथा 6 लाख पैदल सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। सशस्त्र बल के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। देखिए कितनी, 9000 हाथियाँ और कितने 30,000 घुड़सवार और कितने पैदल सेना, लगभग 6 लाख जो है सेना थी। इतनी विशाल सेना इसके पास थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और इसने पूरे भारतवर्ष को राउंड डाला इन सब हाथी और घोड़ों को लेकर। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया था? पहला मेगास्थनीज, आर्यन, प्लिनी या स्ट्रैबो। तो इसका उत्तर आपको बता दें प्यारे साथियों, प्लिनी ने जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। अब 7 वर्ग हम जान लेते हैं प्यारे साथियों, क्या है। प्रथम वर्ग देखिए दार्शनिक था, द्वितीय वर्ग कृषक था, तृतीय वर्ग पशुपालक था, चतुर्थ क्या है कारीगर था, पांचवा योद्धा था और छठवां जो है निरीक्षक था, सातवां सभासद था। ये 7 वर्ग आपको याद करना जरूरी है। एक बार देख लीजिए, पहला वर्ग क्या था, दार्शनिक, दूसरा वर्ग कृषक, तीसरा जो है पशुपालक, चौथा कारीगर और पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद होते थे। मेगास्थनीज ने बताया था कि भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था में दास प्रथा नहीं है। किसने बताया था दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिला? तो मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया था। अब बात करते हैं, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन सा मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोसली था, इंद्रप्रस्थ था, उज्जैनी था, तक्षशिला था। इनमें से कौन सा नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ जो है मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था, और उज्जैनी भी था, तक्षशिला भी था और तोसली भी था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी जान लेते हैं। अशोक मौर्य वंश का राजा था जिसके 14 शिलालेखों का निर्माण करवाया, जिसमें राज्य के प्रशासन की नीतियों के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है? सूत्र, अर्थशास्त्र, बृहद संहिता या नीतिसार? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र में जो है
मौर्य संगठन के जो है सूक्ष्म विवरण देता है। और ये कहा जाता है अर्थशास्त्र क्या था, ये राजनीति से संबंधित जो है ये पुस्तक था। किसने? कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने इसने लिखा था। देखो इसमें लिखा गया है प्रशासनिक तथा सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण मिलता है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी 7 अंग निर्दिष्ट किए थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना तथा मित्र, ये 7 जो है अंग निर्दिष्ट किए थे। किसमें? तो बताओ अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अंग थे? तो बताओ 7। 7 का नाम आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता था? मित्र को, क्षेत्र को या मंत्री अधिकारी को? अमात्य आपको बता दें, अमात्य यानी मंत्री व अधिकारी को अमात्य के रूप में दर्शाया गया है। चलते देखते हैं इसके बारे में। अमात्य अधिकारी था, यह राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण था। अमात्य क्या राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग था, जिसके बिना राजा द्वारा शासन संचालित करना कठिन ही नहीं असंभव था। अमात्यों की संख्या राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो ये हमको लगता है लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो अशोक ने ही कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। देखिए 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग युद्ध में उसके परिणामों के विषय में 13वें शिलालेख में, कलिंग युद्ध के बारे में किस 13वें शिलालेख के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। कौन कौन से? तो उत्तरी केंद्र जो है जिसकी राजधानी तोसली की गई, और दक्षिणी केंद्र जिसे राजधानी क्या की गई थी, जयगढ़ किया गया था। दोनों आपको याद रखना। नेक्स्ट है, अशोक, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद कलिंग पर विजय किया था? कितने वर्षों बाद किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8 वर्षों बाद जो है किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष किस मौर्य शासक ने कलिंग पे लड़ाई के बाद युद्ध छोड़ दिया था? किसने? तो अशोक ने जो है युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया था। चलते हैं नेक्स्ट, मौर्य सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? कैसेंडर को, एंटिगोनस को, सेल्यूकस निकेटर को, टॉलमी को? तो आपको बता दें ये जो है सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर को जो है पराजित किया था। कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था? पराजित किया था। हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी तथा हेरात तथा मकरान प्रांत जो है चंद्रगुप्त को दे दिए। अब वहीं पर बात करते हैं मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? तो बताओ, सेल्यूकस मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अब बात करते हैं कि किस युद्ध में 322 ईस्वी पूर्व कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंश का शासक घनानंद को पराजित किया था? तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को पराजित किया था। देखिए 322-21 ईसा पूर्व में जो है गुरु चाणक्य जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इनकी सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहां नंद वंश का राजा घनानंद या नंदराज शासन करता था। इसके साथ ही मगध पर नंद वंश का पतन हो गया। अब बात करते हैं विशाल मौर्य साम्राज्य का उदय जो है 323 ईसा पूर्व में से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना। देखिए इनका शासनकाल कब से 323 से 184 तक, 184 ईसा पूर्व तक रहा। लगभग 150 से 200 वर्षों तक शासन, 150 से अधिक वर्षों तक शासन किया इन्होंने। वर्तमान में पटना या बिहार के नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं कथनों को कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। तो ये दोनों सही हैं, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है कि अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और दूसरा चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए लिखा गया है इसमें, वैसे कई भाषाओं में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक, इन सभी, लेकिन सर्वाधिक जो है ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई हैं। अब ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसके मौर्यकालीन राजव्यवस्था के संबंध में उल्लेख मिलता है। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या अर्थ होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको पता है, कर निर्धारण करने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता है? समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। देखिए कई चीज़ों के बारे में और इनमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था, जिसका प्रमुख कार्य कर निर्धारण करना होता है। इसके अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष आदि अनेक कर्मचारी कार्य करते थे।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय संगठन के संबंध में जानकारी मिलती है। इस काल में शासनकाल के विभागीय तीर्थ विभाग को क्या कहते थे? तीर्थ। इनकी संख्या, तीर्थों की संख्या कितनी थी? तो बताओ 18 हुआ करती थी। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताओ चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में किया था, नींव रखा था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में फारस, आज के वर्तमान ईरान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। अब वहीं पर बात करते हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें प्रशासनिक नियमों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में किन नियमों का उल्लेख हो? तो प्रशासनिक नियमों का, या कहते राजनीति संबंधित पुस्तक थी। अब क्वेश्चन है 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि पढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इसमें सबके बारे में जान लेते हैं। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने का सफलता प्राप्त की। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में की गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कौन सी लिपि सबसे आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि जो है आधुनिक लिपियों की जननी कहा जाता है। अब देखिए इसमें अधिकांश लिपियों की जननी जो है माना जाता है किसे? ब्राह्मी लिपि को। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में मिला। अब बात करें 5वीं सदी में जो है 350 ईसा पूर्व तक इसका एक रूप था जो 2 धारा में विभाजित होगा, एक उत्तरी धारा, एक दक्षिणी मिलता है। उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और शारदा व देवनागरी लिपि, जबकि दक्षिणी में जो है तेलुगु, कन्नड़, तमिल व कलिंग लिपि, ये सब शामिल हैं। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे बृहद्रथ क्या था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। कब? 184 ईस्वी पूर्व में। एक प्रकार का आयोग शासक था जिसको जो है उनके सेनापति ने ही इसको मार दिया था। सेनापति क्या था? पुष्पमित्र शुंग ने ही मार के शुंग वंश की स्थापना किया था। अब बात करते हैं निम्न में अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किस युद्ध के बाद किया था? किसके बाद? तो बताओ कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक ने जो है धम्म नीति अपना ली थी, युद्ध नीति को छोड़कर। नेक्स्ट है, देखिए सम्राट अशोक ने 273 से 236 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का जो है तीसरा शासक बना। कलिंग का विजय 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का विजय कब किया था? 261 पूर्व के बाद जो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक धम्म नीति में विश्वास रखता था। उसका लुम्बिनी यात्रा था। लुम्बिनी को कर छूट देने का जो है वर्णन रुम्मनी देय अभिलेख, किस अभिलेख में कर छूट के वर्णन किया गया है? तो रोमन देय अभिलेख में। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शासक जो है मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? कौन सा मौर्य वंश से? तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का शासक था, ना कि मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार था ये, बिंबिसार नहीं। बिंबिसार मौर्य राजवंश का संबंधित नहीं था। ये मगध साम्राज्य के साथ 3 राजाओं के शासन का समाहित करता था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश में पहला और महत्वपूर्ण राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया। बाकी सभी शासकों ने मौर्य राजवंश में संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम बताइए जिसने बौद्ध की मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए जिम्मेदारी दी थी। तो उनकी पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। अब बात करते हैं, देखिए संघमित्रा राजा अशोक की पुत्री थी। एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। कहते अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका यानी सिंघल द्वीप तथा तापपर्णी के नाम से भी ज्ञात था में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। किससे बौद्ध धर्म के लिए प्रचार तथा प्रसार के लिए भेजा था? तो आप बताएंगे संघमित्रा तथा उनके पुत्र महेंद्र को भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। नेक्स्ट, किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य समाज की स्थापना किया। देखिए इन सब की चीज़ों कई बार डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए थे? तो अशोक ने ही करवाया था, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितने? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक तथा ग्रीक लिपियों में जो है इन्होंने
अपने संदेश लिखवाए थे पत्थरों पे। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मतलब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। देखिए इसमें कब किया गया था? 184 ईसा पूर्व में किया गया था और मगध साम्राज्य में शुंग वंश की नींव रखी थी। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर दी तथा मगध पर जो है कण्व वंश की स्थापना किया था। कब किया था? तो मतलब 75 ईसा पूर्व में। और किस वंश की स्थापना किया? कण्व वंश की स्थापना किया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, देखिए सम्राट अशोक के बारे में लिखने में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक का संबंध मौर्यों से करेक्ट है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा था जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया। फिर आता है, अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी। बिल्कुल, ये तो एकदम करेक्ट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। चाणक्य नामक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था अशोक का विरोध किया था। इसमें से कौन सा करेक्ट? डी करेक्ट हो जाएगा, अशोक का विरोध। इसमें देखिए अशोक जीतने के बाद उसके बाद फिर से युद्ध करना उन्होंने त्याग कर दिया था, विजय का त्याग कर दिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। देखिए घनानंद को पराजित करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता प्राप्त की थी। इसके पश्चात जो है चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बना? प्रधानमंत्री बना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिसका संबंध राजनीति से था। अब बात करते देखिए कि कब इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की? 261 के बाद उन्होंने युद्ध करने की धारणा को त्याग कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम है? देखिए मौर्य के बाद कौन आया था? पहले तो इसमें ध्यान देना है कि हमको चंद्रगुप्त को ढूंढना है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहद्रथ। इनको याद कर सकते हैं। पहले सबसे इसका संस्थापक चंद्रगुप्त था, उसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार आया, उसके बाद अशोक आया, उसके बाद कई आए, सबसे लास्ट में कौन था? बृहद्रथ था। तो ये याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इनको सबको याद कर सकते हैं। कब से कब तक रहे? 322 से 298 तक, 298 से 273 तक। और वहीं अशोक कब? 273 से 236 तक। और वहीं पर बात करते हैं बृहद्रथ 287 से 187 से 184 तक, सबसे लास्ट में था। और सबसे अयोग्य शासक यही था, बृहद्रथ ही था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अशोक कंधार के अभिलेख की खोज किस वर्ष हुई थी? कंधार के अभिलेख की खोज कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1958 में जो है अशोक के कंधार अभिलेख की खोज हुई थी। कंधार द्विभाषीय अभिलेख था। सम्राट अशोक द्वारा जो है 260 ईसा पूर्व शिला पर 2 भाषाओं ग्रीक तथा अरमेइक में उत्तीर्ण कराया था। प्रसिद्ध शिलालेख है। यह अशोक द्वारा निर्मित पहला शिलालेख था। उसके शासनकाल में 10वें वर्ष उत्कीर्ण किया गया था और इसकी खोज जो है 1958 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? अशोक का, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, सांची के संबंधित है अशोक स्तंभ का संबंध। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सांची के स्तूप ही अशोक ने बनवाया था। ये सांची कहाँ? मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। अब बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किस साम्राज्य की स्थापना, किस साम्राज्य को उखाड़ फेंका था 322 ईसा पूर्व में? तो आप बताएंगे नंद के साम्राज्यों को उखाड़ फेंका था। पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो उत्तर हो जाएगा नंदों को उखाड़ फेंका था। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में यानी सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो आप बताएं चंद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ये किसका सेनापति था? आप बताएंगे ये सिकंदर का सेनापति था। गुजरात में किस झील को वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल में द्वारा बनाया गया? तो सुदर्शन झील जो है वस्तुतः एक कृत्रिम झील था जो मौर्य के द्वारा बनाया गया था। देखिए इसका इतिहास आप जान सकते हैं। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से किया गया था। गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। अब बात करते हैं, सम्राट अशोक के महामात्र तुषाप ने भी झील को पुनर्निर्मित करवाकर उसे मजबूती प्रदान की थी। उसके बाद समय में स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ धन खर्च किया और इस झील पर एक बांध का निर्माण करवाया। जूनागढ़ शिलालेख में शासक रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण को उल्लेख मिलता। कई राजाओं ने इसको जो है बार बार सही करवाया। अब नेक्स्ट देखिए, अशोक को आरंभिक
भारत में सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा विजय प्राप्त किसमें प्राप्त किया था, तो आप बताओगे। आप सभी लोग जानते हैं कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग क्या है, आज के उड़ीसा कहलाता है। कलिंग क्या कहलाता है आज का उड़ीसा, पहले इसी का नाम क्या था, कलिंग था। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। शासक बनने के बाद सम्राट अशोक ने एकमात्र युद्ध कलिंग के साथ आखिरी युद्ध लड़ा। कलिंग वर्तमान में महानदी तथा गोदावरी के पूर्वी तट पर स्थित, जिसका अधिकतम क्षेत्र उड़ीसा के अंतर्गत आता है। रोमिला थापर का कहना है कि अशोक के नज़र में कलिंग समृद्ध व्यापार पर था। इस युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में, कलिंग युद्ध का, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। इसके 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये युद्ध लड़ा गया था और भीषण रक्तपात और उसके बाद धम्म नीति अपना लिया था इन्होंने। अब बात करते हैं देवानाम प्रिय किसे कहा जाता, तो बताओ। अशोक को देवानाम प्रिय प्रियदसी के नाम से जाना जाता था। देखिए कई नाम हैं, देवानाम प्रिय या प्रियदसी या देवानाम प्रियदसी, दस्सी कहा जाता, कई नामों से कहा जाता, इनको पुकारा गया है। चलते हैं अब हम इसमें मौर्य उत्तर कालों के बारे में, मौर्य उत्तर साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कहा गया पुष्पमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी तथा नए राजवंश की स्थापना किया। किस तो शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्पमित्र शुंग ने किस वंश की, शुंग वंश की नींव डाला था, बात हो चुकी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन सा कुषाण शासक जो है इतिहास में बौद्ध ग्रंथ के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन किया था, तो उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने। कनिष्क ने ही चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन, देखिए चारों संगीति आप इजीली याद कर। पहला देखिए प्रथम राजगिरे में हुआ और किसके शासनकाल के, तो अजातशत्रु या हर्यक वंश का था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय 383 में वैशाली में हुआ, कालाशोक के 80 सुनाग इसका जो है शासनकाल में हुआ। सर्वकामी या साबकमीर जो है इसका अध्यक्ष था। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ, कब 251 में हुआ, अशोक मौर्य के शासनकाल में हुआ और वहीं मोगलीपुत्र तीस जो है इसका अध्यक्ष था। चतुर्थ जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुआ और कनिष्क जो है उस समय कुषाण वंश का शासक था और का से कनिष्क, का से कुषाण वंश याद कर सकते हैं। वसुमित्र या सुघोष इसका उपाध्यक्ष बना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर में किया गया था। अब बात करते हैं, देखिए निगथौजा वंश जो है मणिपुर पर शासन कर रहा था। यह मणिपुर के पूर्ववर्ती राज्य में सबसे लंबे समय तक का शासन करने वाला राजवंश में से एक था। ये 33 ईस्वी में राजा नोगंडा लरेन ने जो है पखगांवा ने की थी इसकी स्थापना। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्पमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। 184 ईस्वी में जो है इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करने की बात किया था। चलते हैं, इसको आप पढ़ना चाहें डिस्क्रिप्शन तो पढ़ सकते हैं, मैं जूम इन कर दे रहा हूँ। किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्खनन किया था, तो उत्तर हो जाएगा राजा खारबेल ने किया था, कलिंग के राजा थे। अब देखिए जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्रामन ने, प्रयाग सरस्वती का अभिलेख समुद्रगुप्त ने, ग्वालियर का अभिलेख जो प्रतिहार नरेश राजा भोज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था, कौन सा नहीं था, तो नहपान नहीं था और सब जो है कुषाण वंश के ही शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया था, विक्रम संवत आपको बता दें 57 ईसा पूर्व में किसने किया था, विक्रमादित्य ने किया था। शासक मालवा के शासक विक्रमादित्य ने किया था शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। अब वहीं पर शक संवत 78, विक्रम संवत क्या, तो बताओ 57 ईसा पूर्व में, और शक संवत जो 78 ईसा पूर्व कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये चंद्रगुप्त द्वारा जो है 319 में जो है आपको बताएं चंद्रगुप्त द्वारा जो है गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। अब बात किसके द्वारा एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है, किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है, तो बताओ गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया था। इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने गोट्टी प्रोल्लू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल में समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है, तो आप बताएं आंध्र प्रदेश है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। कल हम जो है विदेशी आक्रमण तथा अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।